मैंने ये ग्वालियर के फोटोग्राफर भाइयों के लिए एक फोटोग्राफर क्लब के नाम से मैंने एक गठन किया है। इनकम टैक्स रिटर्न आज की आवश्यकता है। इनकम टैक्स रिटर्न से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। क्या आप आईटीआर भरते हैं? क्या आपकी फर्म शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड है? क्या आपकी फर्म का बैंक में करंट अकाउंट है? जानिए आपके जीवन में इन सब का क्या महत्व है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हेतु ग्वालियर फोटोग्राफर क्लब ने कला बीथिका में एक सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता शहर के वरिष्ठ सीए रमाकांत गुप्ता थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम निवास साहू ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु जैन और मनोज राजपूत थे। कार्यक्रम के संचालक चंद्र प्रकाश गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य आईटीआर भरने से जुड़ी भ्रांतियों से लोगों को अवगत कराना है और फर्म का ऑनलाइन पर शॉप एक्ट बनवाना और फर्म का करंट अकाउंट खुलवाना जैसी जरूरी बातों का सीए रमाकांत गुप्ता द्वारा जरूरी बातों से अवगत कराना है। और यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। हमारी संस्था द्वारा वक्त वक्त पर ऐसे सेमिनार आयोजित हम करते रहते हैं। आज मैंने ये ग्वालियर के फोटोग्राफर भाइयों के लिए एक फोटोग्राफर क्लब के नाम से मैंने एक गठन किया है, जिसमें मैं फोटोग्राफर भाइयों की छोटी छोटी समस्याओं के लिए सेमिनार आयोजित करूंगा। तो आज मैंने इस चीज़ के तहत अपने फोटोग्राफर भाई जो आईटीआर फाइल से डरते हैं, शॉप एक्ट के रजिस्ट्रेशन मेरे बहुत भाइयों के नहीं हैं, वो करेंट अकाउंट नहीं खुलवाते हैं, इस विषय को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया है कि इन सब चीज़ों के जीवन में क्या ज़रूरत है और इनसे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैंने शहर के बहुत वरिष्ठ सीए श्री रमाकांत गुप्ता सर जी को मैंने आमंत्रित किया है, जिनका उद्बोधन आपने सुना और इसमें हमारे कुछ फोटोग्राफर भाइयों की जिज्ञासाओं को उन्होंने शांत किया। और मेरे साथ आज हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री भानु जैन जी जो हमारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और सचिव मनोज राजपूत जी भी, और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक श्री राम निवास साहू जी और हमारे वरिष्ठ श्री राधेश्याम अग्रवाल जी सब साथ में उपस्थित हैं। और मेरे ग्वालियर के फोटोग्राफर भाई जो मेरे क्लब से अब जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, हम सब मिलकर कुछ ग्वालियर फोटोग्राफर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने ग्वालियर की एक समस्या पे ध्यान दिलाया था, जिसमें मेरे चैम्बर के अध्यक्ष भाई साहब त्रिवेंद्र अग्रवाल जी आए थे कि हम ग्वालियर के गार्डनों में हम अक्सर चोरी के केस सुनते रहते हैं। तो मैंने कहा सर चोरी होने ही क्यों देते हो। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि इसकी मैरिज गार्डन के अंदर एक लॉकर फिट किया जाए, जिस पर प्रोग्राम वाले दिन एक सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था रहे और उस लॉकर्स पर 2 कैमरे एचडी के परमानेंट लगा दिए जाएँ। तो पार्टी का लागू हुआ जेवर उस लॉकर के अंदर सुरक्षित रहे, लॉकर की चाबी पार्टी पर रहे, तो चोरी होने के चांसेस नगण्य हो जाएंगे। किसी का बैग चोरी हो रहा है, व्यवहार का थैला जा रहा है, जेवर का सूटकेस जा रहा है, चोरी होने के चांसेस को ख़त्म करना है। तो चोरी रुके कैसे से मैंने सुझाव दिया था, जो मैं इस क्लब के माध्यम से अब मैरिज गार्डन एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव महोदय को मैं बहुत जल्दी एक लेटर के माध्यम से उनसे दे के मिलूँगा। दूसरा, मैंने अपने फोटोग्राफर भाइयों के लिए एक अलमारी की सुविधा चाहिए थी। मैरिज गार्डन में हम लोगों का सामान अब बहुत कीमती हो गया है, एक शादी में 10 लाख से ऊपर का माल हम लोगों का रहता है। तो हमारे फोटोग्राफर भाई को खाना भी अपने कैमरे का बैग पीठ पर टांग के खाना पड़ता है। तो वो अपना प्रोग्राम करे, बैग में अलमारी में अपना बैग रखे, ताला लगाए, सुकून से भोजन करे। ऐसा मेरा जो 2 सुझाव मैंने उनको दिए थे। इसमें चैम्बर के अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं और जल्दी हम इस क्लब के माध्यम से इस काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी पे कोई दबाव नहीं डालते तो सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। बस इतनी बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूँ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। शुरुआत में कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को माल्यार्पण कर सभी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में लगभग शहर के 100 फोटोग्राफरों ने हिस्सा लिया। वहीं सेमिनार को संबोधित कर रहे मुख्य वक्ता सीए रमाकांत गुप्ता ने कार्यक्रम में पधारे सभी फोटोग्राफर्स को आयकर, करंट अकाउंट और शॉप एक्ट सहित सेमिनार में कई प्रमुख बातों से सभी को अवगत कराया। सुने सीए रमाकांत गुप्ता से जीवन में जुड़ी व्यापार से संबंधित कुछ जरूरी बातें। ग्वालियर फोटोग्राफी क्लब अभी एक
अभी अपनी एसोसिएशन भी है। सबसे पहले मैं मंच पर पधारे हुए अपने सभी पदाधिकारियों का अभिभूत हूँ। मुझे 3-4 टॉपिक पर बोलना है। एक नंबर 1 इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स, पहले तो मैं अपने बारे में बोल दूँ, मैं भाषण देने में माहिर नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी बात अच्छे से समझा सकता हूँ। तो अगर कुछ त्रुटि हो जाए उसके लिए अभी से माफ़ी मांगता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न्स आज की डेट में एक हॉलमार्क है। हॉलमार्क इन द सेंस, अगर आप विदेश जाओगे, वीज़ा चाहिए, वीज़ा में इनकम टैक्स रिटर्न लगता है। प्रॉपर्टी लोगे, लोन लोगे, कोई भी काम करोगे, कोई बड़ा काम करोगे, बिजनेस करोगे, कोई अच्छी लैब तैयार करोगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है। ओके, कोई भी बिजनेसमैन आज की डेट में अगर उसको बहुत अच्छा काम करना है, ऊंचे लेवल पर पहुंचना है, तो उसको बैंक की शरण में आना ही पड़ेगा, चाहे वो टाटा ग्रुप में हो, बिरला ग्रुप में हो, अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी है नहीं। तो इनकम टैक्स रिटर्न आज की आवश्यकता है। इनकम टैक्स रिटर्न से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आप फोटोग्राफी में माहिर हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनकम टैक्स में माहिर हैं। हम सब बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, नकद में करते हैं, चेक में करते हैं। अगर हम अपना रिटर्न नहीं भरेंगे और उस पैसे को हमने बैंक में डाला, सेविंग में डाला, 10 लाख से ऊपर हुए, इनकम टैक्स का नोटिस आना ही है, राइट। और मैं करंट अकाउंट के ऊपर बाद में बोलूँगा। तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न अत्यंत जरूरी है और बहुत सरल है। इनकम टैक्स रिटर्न बिना बुक्स के भी भरा जा सकता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमें बुक्स लिखनी है, खर्चा बताना है, इनकम कितनी आई, ऐसा भी नहीं है। कुछ प्रेजेंटिव इनकम है जो सेक्शन 44 AD में की जा सकती है। अगर हमारा 1 करोड़ से नीचे का बिजनेस है, टोटल रिसीट का 7 बहुत ईजी है। उसमें 8% टोटल इनकम दिखा सकते हैं, 10% दिखा सकते हैं, 20% दिखा सकते हैं। आगे अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। से सपोज मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं अपने ऊपर ही एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैंने दुकान खोली, मेरा अच्छा धंधा हो रहा है, बिजनेस बढ़ा, काम बढ़ा, मुझे अब मकान लेना है, कार लेना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना है। इन सबों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी है। आजकल हर चीज़ में बड़ा पैसा लगता है। मकान खरीदना है, 50 लाख 1 करोड़ चाहिए, बाहर बच्चों को विदेश में भेजना है, इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत है। इनकम टैक्स रिटर्न से घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल किसी भी CA के पास जाएंगे आप अपना पूरी डिटेल बताइए। आपने एक कॉपी रखी होगी, कॉपी तो हर आदमी रखता है कि मुझे कितना हर महीने कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, इतना सफिशिएंट है। इनकम टैक्स एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद टफ होता है, छोटे मोटे के लिए कोई टफ नहीं है, इंडिविजुअल के लिए कोई टफ नहीं है, पार्टनरशिप फर्म तक कोई टफ नहीं है। जो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उनके लिए टफ है, उसके लिए उसको CA की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए जरूर भरिए, टैक्स जरूर दीजिए। क्यों टैक्स दीजिए? अगर इनकम टैक्स रिटर्न में 0 भरा तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है कि वो रिटर्न आपका 0 माना जाएगा, वो एक रद्दी का टुकड़ा माना जाएगा। इसलिए बेशक 10 रुपये भरिए, रिटर्न पे टैक्स जरूर भरिए। कुछ हमारे वकील, कुछ CA बताते हैं ठीक है भर गया, नील का भर दो, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। उसको इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स रिटर्न मानते ही नहीं है एक्ट में।
राइट। बैंक मान लेती है उसको लोन वगैरह देने के लिए, परंतु उसको इनकम टैक्स नहीं मानता। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स जरूर भरिए। अगर नहीं भर रहे हो तो भरिए आप। इनकम टैक्स रिटर्न इतना इजी है इंडिविजुअल के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, प्रोप्राइटर फर्म के लिए, जितना आप फोटोग्राफी करते हो। आपके लिए फोटोग्राफी बहुत इजी है, ऐसे ही इनकम टैक्स रिटर्न बहुत इजी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कड़क कहाँ है? लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। अच्छा, इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है? आपको बच्चे को विदेश में भेजना पढ़ाई के लिए, कहीं भी 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ से नीचे की फीस नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई करवाना, पीजी करवाना, 1 करोड़ से नीचे की फीस नहीं है। अपनी ज़िंदगी तो हो गई जो भी है, और बच्चों को फ्यूचर अगर संभालना है तो इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। इनकम टैक्स रिटर्न फायदे बता दिए मैंने सब। आपको विदेश जाना है तो चाहिए, आपको लोन लेना है तो चाहिए, कार लेना है अपने पैसे से भी कार लेना है तो चाहिए, अपने पैसे से भी मकान लेना तो चाहिए। क्योंकि जब मकान 50 लाख से ऊपर लोगे तो टीडीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा तो पैन नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए। जैसे ही पैन नंबर गया तो डिपार्टमेंट बताएगा भैया रिटर्न भरते हो क्या? नहीं भरते हैं तो 50 लाख से ऊपर कहाँ से आए आपके पास पैसे? इनकम टैक्स में बहुत इजी है। 44 AD में बिना बुक्स के रिटर्न भरा जा सकता है। 1 करोड़ से ऊपर में ऑडिट वगैरह होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर अगर इंटरेक्शन करते रहेंगे तो बहुत इजी रहेगा समझने में भी और समझाने में भी। मिनिमम ये स्लैब चेंज होते रहते हैं। जैसे 5 लाख रुपए के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, राइट। पर जैसे ही 5 लाख से ऊपर भरेंगे तो मिनिमम 12,500 रुपये का टैक्स आएगा। अलग अलग स्लैब चलते रहते हैं, राइट। उसमें से इन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लेस हो जाता है तो उतना रिटर्न कम हो जाता है। और ऐसा नहीं है, अगर आपने 12,500 रुपये टैक्स में दिया, 15,000 20,000 टैक्स दिया, वो आपको 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब हमें नीड आएगी पैसे की, जैसे हमें अपने प्रोफेशन में ही फोटोग्राफी प्रोफेशन में मशीन लेनी है कोई 20 लाख 25 लाख रुपये, तो बैंक से लोन लो। रिटर्न अगर आपके अच्छे हैं, बैंक में कोई दिक्कत नहीं आती, बैंक में कोई खर्चा नहीं होता। आप डायरेक्ट बैंक जाओ, किसी दलाल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी सीए को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, नो नॉट एट ऑल। अपने रिटर्न लेके जाओ, आपको लोन देगा, क्योंकि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी है, वो हॉलमार्क है आपका। वो विदेश में इनकम टैक्स रिटर्न को सिटीजनशिप बोलते हैं। कहाँ भारत का इनकम टैक्स रिटर्न दाता है, यस, इसको वीज़ा देना चाहिए अगर बाहर जाना है, राइट। यानी वो इसमें और प्लानिंग बताता हूँ। साथ साथ में इसके मैं और भी बताते जाऊँगा। अभी अपना बिजनेस असंगठित बिजनेस है जो मैं देख रहा हूँ, जैसे से ज्वेलर्स का बिजनेस है, ऐसे ही फोटोग्राफी का अलग अलग दुकान है, डेवलपर अलग हो रहा है, किसी ने बुकिंग कर ली वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। ज्वेलर्स की तरह से अपनी दुकान खोल ली, उसमें संतोष ना ना ना। अभी आप देखोगे पिछले 10 साल 12 साल में तनिष्क एक संगठित रिलायंस भी ज्वेलर्स में आ गया। ऐसे ही ग्रुप बना के संगठित हो और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी बना। आपके फोटोग्राफी में 7 8 10 स्टेप्स होते हैं, कैमरेज है, ऊपर उड़ने वाला ड्रोन है,
डेवलपर्स हैं, मशीन्स हैं, लेटेस्ट मशीन्स हैं, वो सब ग्रुप पे लीजिए और वहाँ से बुकिंग कीजिए। बहुत 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 स्कोप है फोटोग्राफी का। इट हैज़ नो वैल्यू। अगर उसको घर का फंक्शन करना है, कोई भी, यानी चाहे बर्थडे हो, अगर मैरिज पार्टी हो, कोई भी, यानी उसको फोटोग्राफी के यहाँ जाना पड़ेगा, फोटोग्राफर के यहाँ जाना पड़ेगा, अपने जीपीए एसोसिएशन के भाई के यहाँ जाना ही पड़ेगा। और अगर हमने संगठित कर लिया तो बहुत दम है। इसलिए ग्रुप बनाओ, लिमिटेड कंपनी LLP क्रिएट करो और इंडिया में छा जाओ। नॉट ग्वालियर, नो ग्वालियर। एक 2 मिनट और लूँगा। मैं CA हूँ ग्वालियर से। मेरे पास 186 लोगों का स्टाफ है, 18 जगह ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में, 36 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विदेश मिला के उस बैलेंस शीट पर भी साइन करके आया हूँ। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टेट बैंक की साइन करते हैं और स्टेट बैंक के पास 6000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 6000 उसमें से 10 में से मैं साइन करके आया हूँ। ग्वालियर वाला वहाँ पहुँच सकते हो तो आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते? ग्रुप में आओ, अपने अपने शेयर हो, अपने अपने स्पेसिफिक परसेंटेज हो, अपना काम ईमानदारी से हो और उठाओ ना 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की पार्टी। जब इवेंट मैनेजमेंट वाले इतने महंगे हो गए हैं तो वी आर नॉट। वाई वी आर नॉट? सोचो बस। अगर अपन ने सोच लिया कि हमें ग्वालियर GPA और GPC, ग्वालियर फोटोग्राफी क्लब, ग्वालियर फोटोग्राफी एसोसिएशन तो अपना झंडा गाड़ना है ऑल ओवर इंडिया में, तो ग्रुप में आना पड़ेगा। आज हमें कोई ज्वेलरी लेना है तो तनिष्क पे आंख बंद करके जाते हैं, यहाँ ये हॉलमार्क मिलेगा, क्योंकि वो एक संगठित में आ गया। आगे जो बिजनेस है वो ग्रुप में ही आएगा। हर कस्टमर चाहता है एक रूप के अंदर मुझे सेवा सब मिले, इधर उधर नहीं भटकूं। ये बिजनेस का फंडा है, इसको ऊपर आप गौर करिए। अच्छा ये बताएं, सरकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी इसलिए हम रिटर्न नहीं भर रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सरकार क्या है? कौन है सरकार? हम सब सरकार है। सरकार किस पैसे से चल रही है? हमारे तुम्हारे पैसे से, जो हम टैक्स दे रहे हैं। हम एक बिस्किट का पैकेट लाते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, वो सरकार पे आता है, सरकार उससे चल रही है। इस धारणा को, प्रधारणा को दिमाग से निकालें। ऊंचा वही उठता है जो विजन ऊंचा होता है। एक एग्जांपल दिया ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, LIC ऑफ इंडिया, जैसे अभी स्टेट बैंक का कहा, LIC ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया में LIC के पास 3750 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी बैलेंस शीट मैंने साइन की है ग्वालियर से। और मैं तो किसान का बेटा हूँ, अंबार का रहने वाला। ऊंची सोच, थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड। आप ग्वालियर से अपना नाम ऑल ओवर इंडिया में छा सकते हो, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके। अब ये बताओ सर, मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट की क्या हैं? ये मैं बता, आयुष्मान कार्ड है। हम खुद सच्चा में, आज मैं 10 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, क्या जरूरत है मेरे को आयुष्मान कार्ड की? बता, 15 लाख रुपये महीने का मेरे को आयुष्मान कार्ड की क्या जरूरत है? मैंने 25 लाख रुपए का अपने इंश्योरेंस करा, क्या जरूरत है मेरे को? 25 लाख के इंश्योरेंस में क्या दे रहा हूँ, 60,000 रुपये साल। हम अगर
छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, हम विज़न हमारा ऊंचा नहीं होगा। मैं 20 लाख की कार में घूमूंगा ना, क्या जरूरत है मेरे को बीपीएल कार्ड की, क्या जरूरत है मेरे को आयुष्मान कार्ड की। थिंक बिग, एक नोट कर लो सर, थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड। हर आदमी में क्षमता है कुछ अद्भुत और अलग करने की। सोचो तो सही, बस कल्पना मत आए। मैं तो इनकम टैक्स, अभी मैंने तो बोला इनकम टैक्स रिटर्न का हुआ, इनकम टैक्स का हुआ खत्म कर रहा हूं मैं आपका। देखो मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, टेक्निकल भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ हुआ बोला मैंने कि इनकम टैक्स कुछ नहीं है, रिटर्न भरिए और सब सुविधाएं लीजिए। सर अभी इनकम टैक्स प्रोसेस साथ कर रही है सर गवर्नमेंट को जो करना है करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें रिटर्न भरना है, हमारा विजन क्या है। अगर हमें 1 करोड़ का लोन लेना है, हमें मकान बनाना है 1 करोड़ का, तो उस हिसाब से हम ग्रेजुअली अपने रिटर्न सुधारेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है जैसे अभी 5 लाख का है, हाँ, 5 लाख में जो LIC वगैरह बना के 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। LIC 2 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, 50,000 LPS होगी, 7 लाख हो गया तो भी कोई टैक्स नहीं। ये हो गया है, परंतु ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इन्होंने 2 रेजिम कर दिए, न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम। ओके, ओल्ड रेजिम में 7 लाख रुपए, न्यू रेजिम में ये सब हटा दिया है तो वो 5 लाख रुपए, क्योंकि नो इन्वेस्टमेंट। परंतु जैसे ही रिटर्न बड़ा होगा तो न्यू रेजिम में कोई फ़ायदा नहीं। जैसे 14-15 लाख रुपए का रिटर्न जाएगा, ओल्ड रेजिम में ही फ़ायदा है, पर धीरे धीरे उसको एबॉलिश कर देंगे। पिछली बार मैंडेटरी था ओल्ड, ऑप्शनल था न्यू रेजिम, अब मैंडेटरी न्यू रेजिम, ऑप्शनल ओल्ड रेजिम। अगली बार ओल्ड रेजिम हट जाएगा। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट का फंडा है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, आपके पास ना रुके, इन्वेस्टमेंट ना हो। जब इन्वेस्टमेंट ना होगा खर्च कर दोगे। हाँ, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको ज़रूरत पड़ी 20 लाख की, 50 लाख की, बच्चों को पढ़ाने के लिए, मकान के लिए, कार के लिए, लोन लोगे ना, तो डेवलपमेंट होगा। मनी का जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा GDP बढ़ेगी। परचेजिंग पावर हमारे पास ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा होगा खीसे में, जेब में, तो हम कुछ न कुछ खरीद लेते हैं। जब खरीदेंगे तो GDP बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड सप्लाई के दौर बढ़ेगा। तो जो 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन GDP का जो है वो इसकी वजह से न्यू रिजिम लेके आए। जी कुछ भी, कितना भी 1 करोड़ रुपया ले लेना, मेरे पास आ जाना। सेविंग बैंक अकाउंट में देखो, सेविंग अकाउंट का जो रूलिंग है वो क्या है। सेविंग अकाउंट का रूलिंग है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से चलते हैं, बैंक से चलते हैं। इनकम टैक्स में जो है, आप सेविंग बैंक अकाउंट में कैश में 10 लाख रुपए से ज़्यादा ड्यूरिंग द ईयर में जमा खर्च नहीं कर सकते। यह इनकम टैक्स की रूलिंग है। इनकम टैक्स कभी ये नहीं कहता कि चेक से पेमेंट ले दे नहीं सकते हो, कभी नहीं कहता। वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है, हर बैंक कहती है कि सेविंग बैंक अकाउंट में महीने में 30 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 40 चेक ले सकते हो, 10 चेक ले सकते हो। वो बैंकिंग रेगुलेशन है। इनकम टैक्स कभी मना नहीं कर सकती, मना नहीं करती इनकम टैक्स। कितना ही लो, कितना ही दो, कितना ही क्या डालो, परंतु 10 लाख के ऊपर डाला तो इनकम टैक्स के रडार में आ जाएंगे। मना नहीं करती इनकम टैक्स क्या सेविंग में डालो मत डालो, बिल्कुल नहीं। पूरा साल भर 50 लाख नहीं, 50 लाख क्या कैश, बाकी ट्रांजेक्शन आप 50 करोड़ करो, कोई इशू नहीं। सेविंग में भी 50 करोड़ करो, कोई इशू नहीं इनकम टैक्स को। परंतु इनकम टैक्स का रडार पे आ जाओगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से हर बैंक का अलग अलग है कि सेविंग में आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो।
तो बैंक आपको मना करेगी, इनकम टैक्स मना नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं, 5 करोड़ लो, मैं बैठा हूं, कोई तुम्हें हाथ लगा जाए, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, कोई दिक्कत है। कैश नहीं होने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है इसमें डिफरेंस करते हैं, इसमें डिफरेंस करते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट, आपका सेविंग बैंक अकाउंट कहाँ है? बैंक में है। बैंक के रेगुलेशन लगेंगे कि उसमें कितना ऑपरेशन कर सकते हो, कितना ऑपरेशन नहीं करते हो, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, सेविंग या सेविंग का ट्रांजैक्शन हो, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से बैंक के रेगुलेशंस है। इनकम टैक्स कोई लेना, इनकम टैक्स बोला खूब करो, कोई इशू नहीं है, मेरी निगाह में है। बैंक से ट्रांजैक्शन करा मेरी निगाह में, मेरे रेडार पर है। परंतु जैसे ही कैश का ट्रांजैक्शन किया 10 लाख से ऊपर, उस करंट अकाउंट 50 लाख से ऊपर, तो बैंक एक रिपोर्ट भेजती है, स्पेशल रिपोर्ट या रिपोर्ट बोलते हैं उसको इनकम टैक्स में, तो वहां से वो पकड़ में आ जाता है। जैसे सेविंग अकाउंट में मैंने चेक से 20 लाख 25 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया, इनकम टैक्स में रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी जब तक आप नहीं बताओगे या कोई नहीं बताएगा, बैंक वाला नहीं बताएगा। मैं बताऊंगा अभी, आ रहा करंट अकाउंट आएंगे तो इनकम टैक्स को कोई खबर नहीं पहुंचेगी। बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हो सेविंग में, करंट में कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसे ही आपने कैश का ट्रांजैक्शन करा तो बैंक को मैंडेटरी एक रिटर्न भरना पड़ता है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, SFT बोलते हैं उसको, कि किस अकाउंट में 10 लाख से ऊपर सेविंग में ट्रांजैक्शन हुए नगद के, किस करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर हुए ट्रांजैक्शन कैश के, उसको मैंडेटरी रिपोर्ट देना है, नहीं तो बहुत हैवी पेनल्टी है बैंक के ऊपर। तो वहाँ से वो इनकम टैक्स के रडार पे आप आ जाते हो। गुड, देखो रिटर्न 2 तरह से भरा जाता है, एक तो बुक्स मेंटेन करके, एक विदाउट बुक्स, ठीक है। अब आपका जो एडवोकेट है, CA है, वो कितना होशियार है, कितना दिमाग लगाता है कि उसको बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर ले, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। 7 लाख रुपए का रिटर्न भरा है, इसका मतलब 2 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए होंगे घर परिवार में, खाने पीने में, 5 लाख बचा। 5 लाख में से कुछ बैंक में, कुछ आपने और चीज़ खरीद ली, कुछ कैसे नहीं। तो एक बैलेंस शीट अगर बना देगा, अथेंटिक रहेगी और रिटर्न के साथ चली जाएगी, राइट। और बिना बुक्स के किया तो कोई कैपिटल नहीं बन रही, बिना बुक्स। वो मैंने बोला, आप फोटोग्राफ हो, मेरी फोटो ऐसे लोगे, ऐसे लोगे और सबसे बढ़िया तरीके से लोगे। तो डिपेंड करता है कि आपका CA एडवोकेट कितना स्मार्ट है, स्मार्टली उसमें कैशिनेट जनरेट करता है, राइट। उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बोलोगे ना वकील साहब से, CA साहब से, तो वो अवॉइड कर देगा। बैलेंस शीट इज ए हॉलमार्क इन द सेंस कि उसमें मेरे पास इतनी पूंजी है, मकान है, जमीन है, जायदाद है, कार है, घोड़े हैं, सब आ जाएंगे। करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, FDR है, इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड है, शेयर, सब आ जाते हैं। दैट इज द वर्थ, नेट वर्थ। पहला वाला नहीं, वर्थ मीन्स हैसियत, हमारी वर्थ क्या है, नेट वर्थ क्या है, बैलेंस शीट बनवाना चाहिए। वो अवॉइड करेगा, बोला रिटर्न भरता है यार, काम खत्म। बैलेंस शीट इज द वर्थ, हमारी हैसियत क्या है, वो पेपर बताता है। कुछ बेकार रिटर्न है। जब आप लोन लेने जाएंगे ना, तो वो बैलेंस शीट मांगेगा। क्या नहीं, मैंने भी कहा
टैक्स जरूर भरिए, चाहे 10 रुपये भरिए। नील रिटर्न कागज का टुकड़ा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स एक्ट में ये कह रहा। देखो आपने बोला आपकी फर्म है, प्रोप्राइटरी फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है? प्रोप्राइटरी। इसमें क्या है, जो भी प्रॉपर्टी हो, जो भी, अगर मेरी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल नाम से होना चाहिए, फर्म के नाम से कभी मत डालो। होता क्या है, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा बहुत दिक्कत आती है। उसको किराए पे दे देंगे, जैसे मैंने दुकान खरीदी, फर्म को किराए पे दे देंगे, ये डबल प्लानिंग हो गई। वहाँ से रेंटल इनकम भी आ रही है और वहाँ से बिजनेस इनकम भी आ रही है। आपने 2018 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 2024 में बेच दी, यही कहना चाह रहा ना। कोई भी प्रॉपर्टी अगर 36 महीने से ज़्यादा आपके पास है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाती है। ये इनकम टैक्स में नियम है। 18 से 24 6 साल हो गई। इसमें जब आपने खरीदी उस दिन से आज दिन का इंडेक्स, एक इंडेक्स कॉस्ट होता है, वो लग जाएगा। से आपने 10 लाख की बेची, 4 लाख की खरीदी और इंडेक्सिंग कॉस्ट करके 4 से 6 की वैल्यू हो गई उसकी। 10 में से 6 माइनस हो जाएंगे, 4 बचे। 4 में से प्लानिंग हो सकती है, आप नया हाउस खरीद लो, नए प्लॉट खरीद लो, बॉन्ड खरीद लो, नो टैक्स। और अगर टैक्स देना चाहते हैं तो 20% प्लस एजुकेशन सेस वगैरह लगेगा। सिंपल। नहीं, अगर हमें से कुछ मकान खरीदना है तो आप 3 साल बाद तक बनवा सकते हो, 1 साल पहले खरीद सकते हो, 2 साल बाद खरीद सकते हो। टैक्स देने की जगह हाँ 4 लाख तो 50 लाख तक बॉन्ड खरीद सकते हैं या अपन मकान खरीद सकते हैं। उसकी कंडीशन है कुछ कि आपके पास 2 मकान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेल करने के बाद तब ना खरीद सकते हो, अदरवाइज छूट नहीं मिलेगी। उस पैसे को एक स्पेशल कैपिटल गेन टैक्स स्कीम में रखना पड़ेगा, और अगर आपने यूज नहीं किया तो टैक्स लगेगा, फिर पेनल्टी लगेगी। हाँ, इस मैं बताऊँ आपको, प्रोप्राइटरी फर्म का मालिक एक होता है, उसका पैन नंबर और प्रोप्राइटरी फर्म का पैन नंबर दोनों एक ही माना जाता है, एक ही होता है, राइट। तो आपका रिटर्न जा रहा हो तो यही माना जाएगा कि फर्म का रिटर्न जा रहा है। क्लियर क्लियर। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का अलग जाएगा और उसके पार्टनर का अलग जाएगा। क्लियर। सेकंड, अब मुझे कितना रिटर्न भरना चाहिए? एक रेशो है, ये रेशो हर गवर्नमेंट में बदलता रहता है, ये अंदर की बात है, इसको पब्लिक मत करना। जितने भी बिजनेसमैन हैं 60% से 70% नंबर 1 में दिखाते हैं, 30 से 40% नंबर 2 में रखते हैं, राइट। पर्सनल एक्सपेंसेस, रिश्वत, वो मतलब ओके। तो अपनी इनकम का मोटा मोटी खर्चे काट के 60% तक अपन रिटर्न भरें, उचित रहेगा। और क्यों भरें, उचित क्यों रहेगा? क्योंकि से मेरी इनकम 50 लाख है, मैंने 60% 30 लाख का रिटर्न भरा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 का तो भरूँ। क्योंकि जब मैं 50 लाख कमाता हूँ तो 20 लाख की गाड़ी चाहिए मेरे को। 50 लाख रुपए कमाता हूँ तो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के मकान पर रहूँगा, हवाई जहाज से जाऊँगा। देन तो ये सब चीज़ रिकॉर्डेड है। आज की डेट में हम ये कहें ये सब छुप जाएगा, नहीं छुपेगा। तो इसलिए मोटा मोटी फंडा है, 60-40 का रेशो रखना चाहिए। 42 में ले जाओ, 61 में ले जाओ, उतना रिटर्न भरो। ये कहीं लिखा नहीं है, परंतु ये इथिकल है। इथिकल क्या है और क्यों है और हमने क्या ये रूल कैसे थंब रूल डाला? कारण है, बरसात हो रही है,
बिना छतरी के निकल जाओगे क्या हाल होगा, और छतरी होगी तो क्या हाल होगा। अरे पैंट से नीचे ही तो भीगोगे, ये तो नहीं है ऊपर चांद से भीग जाओगे। दिस इज द फंडा। मैं 20 लाख साल के कमाता हूँ, 5 लाख खर्च कर देता हूँ, 15 लाख बचे। ओके, मेरे सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपये पड़े हैं, फिजिबल है। देन मैंने अभी क्या बोला, कम से कम 60% के आसपास का रिटर्न भरो। नहीं, खर्चे काट के। सर मैंने क्या कहा पहले, थिंक बिग थिंक बियॉन्ड। मेरी 50 लाख इनकम क्यों नहीं है, 50 लाख इनकम क्यों नहीं है साल की, पहले इसके ऊपर सोचो, फिर बताता हूं मैं, मेरे से मिलो। जब मैं किसान का बेटा इतना दिल्ली बेंगलोर और हैदराबाद तक खींच सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं, आप भी तो मेरे हो, ग्वालियर के हो। देखो क्या होता है, अब आपने 5 लाख का रिटर्न भरा, 0 टैक्स दिया, ओके ठीक है। अब 3.5-4 लाख रुपये मैंने कमाए, कोई टैक्स नहीं भरना, रिटर्न भर दिया 0 का मैंने, ठीक है। फिर मैं कहूँ मेरे सेविंग अकाउंट में 25 लाख रुपये पड़े, कैसे हो सकता है। तो जो बच्चे डालो ना, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। मैं बचाइए ना, मैं 20 साल तक कमा रहा हूँ, ठीक। मैं हर साल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की एफडीआर बना रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता मेरे को। मैंने 20 साल में 35 लाख, 40 लाख की एफडीआर बना ली, कोई चैलेंज नहीं कर सकता मेरे को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चैलेंज नहीं कर सकता मेरे को। परंतु 40 लाख की जो एफडीआर है उसको इनकम में जोड़ना पड़ेगा मेरे को, उसके ब्याज को भी, किसी में भी, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, किसी में। देखो मेरी बात सुनो सर, मैं अपना पैसा से 100 रुपये है मेरे पास, इनके पास गया, उसके ऊपर ये तो 2.5 रुपये दे रहा है मेरे को 1 साल का ब्याज, इनके पास गया ये 8 रुपये दे रहा है मेरे को ब्याज, तो मैं इनके पास जाऊंगा ना, तो एफडी बार होना, क्या दिक्कत है उसमें। सब आता है, अरे सब आता है। देखो मैंने बोला ना, पहले सब था, बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सब इनकम टैक्स की रडार में, उसकी नज़र में है, ओके। तो इसलिए बैंक में हाईएस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उस पर जाओ। हाँ, नो सेविंग, स्वैप तो आप भी कर सकते हो बैठे बैठे घर पे। एक साइट है, नहीं, एक साइट है labor.mponline.gov.in, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने बच्चे से भी कहोगे, वो नेट पर जाएगा, इसको खोलेगा, इसमें फॉर्म ए रहता है, उसमें डिटेल भरेगा, अपना नाम, पता, ठिकाना सब भरेंगे, फर्म का नाम, प्रोप्राइटर का नाम, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। हमने जब काम चालू किया उस दिन से आप डालेंगे, मिल जाएगा, बहुत इजी है। 250 रुपये की एक फीस है, उसमें 3-4 चीज़ें लगती हैं, अभी तक के 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, पंजीयन शुल्क 250 रुपये, मालिक की आईडी, जो प्रोप्राइटर है उसका आईडी में आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी है, मालिक का पता, कोड, उसमें राशन कार्ड, बिजली का बिल वगैरह वगैरह जो भी हो, दुकान का पता। और आजकल एक नई चीज़ और कर दिया है कि आपने दुकान का जो नाम लिखा है उसका बोर्ड लगा के उस पर आप खड़े होंगे, फ़ोटो लेके अपलोड करना है उसमें, ये नया चीज़ कर दी है। तो फॉर्म ए होता है, आप डाल दें, उसका इंस्पेक्टर आ जाएगा,
100-200 रुपये लेगा, जो भी है वो करके दे देता है। परंतु शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट स्थापना का पंजीयन जरूरी इसलिए है, बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? बिना इसके ना आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, ना आगे आप ये कह पाओगे कि मेरी दुकान ये है। जब तक शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक ये दो चीज़ें नहीं कह पाओगे, ये दुकान मेरी है और इस नाम से है। राइट। अब करंट अकाउंट पे आता हूँ। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का क्लियर है, कुछ नहीं है। labor.mponline.gov.in पे जाओ, फॉर्म में खुल जाएगा, 250 रुपये भरना है, 2 फोटोग्राफ, आईडी, राशन कार्ड और दुकान का फोटो बोर्ड लगा के आप खड़े हो जाओ, फोटो खींच के अपलोड कर दो, दैट्स एंड। कुछ नहीं है उसमें। और कहीं दिक्कत आए तो मेरा नंबर मैं दे दूंगा, अभी मेरे को फ़ोन में पूछना ही बता दूंगा। अब मैं आपको करंट अकाउंट पे, करंट अकाउंट अगर हम फर्म सेविंग अकाउंट का मैंने बताया था, हर बैंक का नियम है कि सेविंग में सेविंग मतलब पर्सनल ट्रांजैक्शन उसके अंदर हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का भी रेस्ट्रिक्शन है, वो चार्जेस लगाते रहते हैं। चेकबुक का भी ट्रांजैक्शन का इशू है उसमें, नहीं अदरवाइज चार्जेस लगाते रहते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो तो बंद ही कर देते हैं खाता, अगर आप नहीं मानोगे तो, और आपके पास डीडी भेज देते हैं। तो सेविंग अकाउंट में पर्सनल ट्रांजैक्शन करिए, बिजनेस के ट्रांजैक्शन मत करिए। बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करिए। करंट अकाउंट के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन मांगेगा, तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, दैट इज सफिशिएंट रजिस्ट्रेशन, और पैन नंबर। पैन नंबर हो तो फॉर्म 60 पे साइन करा लेता है और आगे बढ़िए। करंट अकाउंट में 50 लाख तक कैश का ट्रांजैक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं। 25-50 करोड़ का ट्रांजैक्शन करती है चेक से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं रिटर्न भरिए, बहुत ईजी है। देखो सर, जीएसटी कहाँ कब किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, राइट। हम फोटोग्राफी बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री में आता है। 30 लाख से ज़्यादा का अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो आप जीएसटी के दायरे में आते हैं। बिजनेस में जो गुड्स वगैरह खरीदते बेचते हैं वो 40 लाख की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि वो जीएसटी का बिल मांगता है, हम क्या करें। ओके, जैसे मैंने अभी बोला, हमारा विज़न क्या है, हमें जीएसटी का नंबर लेना है। तो इसका मतलब है हमें 20 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है। 20 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना है तो हम कॉर्पोरेट में आए और एक रूफ के अंदर उसको सब सुविधा दें और उसे 5 लाख चार्ज करें ना, और जीएसटी के मिलता है। हमारा टोटल टर्नओवर 1 करोड़ हो, क्या दिक्कत है उसमें। हम सर एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक चीटी मारोगे 1 हत्या लगेगी, 2 चीटी मारोगे 2 हत्या लगेगी, 10 छोटा छोटा धंधा करोगे 100 क्लाइंट आए। हमने 5 क्लाइंट से काम कर लिया। इवेंट मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ, हम उस उधर अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें और जीएसटी भरपूर थे। जीएसटी तो मैं दे रहा है ना, तब हम भर रहे हैं, हम अपनी जेब से नहीं भर रहे। वी आर द कलेक्टर। जीएसटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है इनडायरेक्ट टैक्स का जिसमें वी आर द कलेक्टर। हम अपनी जेब से नहीं भर रहे, हम वसूल रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं महीने बाद उस पैसे का, तब गवर्नमेंट को दे रहे हैं। से मैंने आज बिल बनाया, आज तारीख कितनी है, 27 तारीख है। मैंने 2 जून को एक बिल बनाया 1 लाख रुपए का सीए का। 18% मैंने जीएसटी चार्ज किया, 1,18,000। उसने मेरे को 1,18,000 दे दिए। 18,000 मेरे गवर्नमेंट के मेरे पास आ गए। मैं कब पेमेंट करूँगा, 20 जुलाई को। उस 18,000 को मैं यूज़ कर रहा हूँ 1.5 महीने तक,
बिना ब्याज के। इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जीएसटी के अमाउंट पे चल रही है सर। ताज्जुब होगा आपको, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ 100 करोड़ रुपये पर मंथ है, 18 करोड़ रुपये उसके पास जीएसटी आ गई 18% से। अच्छा खासा रोटेशन घूम रहा है, जबकि वो तो 1.5 महीने बाद दे रहा है ना। और 18 करोड़ रुपए को उसने ब्याज बचाया अपना बैंक का, बैंक से सीसी लिमिट है। गवर्नमेंट के पैसे से खेल हो रहा है। समझ गए होंगे सर मेरी बात। सर थिंक बिग थिंक बियॉन्ड। मैं तो कर रहा हूँ यहाँ से ना ग्वालियर का झंडा पूरे इंडिया में घूमे। कहाँ से बुकिंग आई है? ग्वालियर से आया साहब। ये एक्चुअल इनकम टैक्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बैंकिंग इंडस्ट्री में आया था कि लोग क्या करते थे, इस बैंक से लिमिट ली, करंट अकाउंट आप क्या खोल दिया। यहाँ तो फंड यूज कर रहे हैं, वहाँ से निकाल बुकाल बाहर रहे हैं, तो नो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होगा तो उसी बैंक में होगा जहाँ से लिमिट है। खुलवाइए, उसी पे खुलवाइए, ईजी होगा ट्रांजैक्शन करना। कभी मेरे को पेमेंट करना है 10-20 लाख रुपए का, एक बैंक से क्यों? जैसे से मेरी एक्सिस बैंक है, मेरे 5 अकाउंट है पूरे परिवार के। मुझे अचानक जरूरत पड़ी करंट अकाउंट में, दूसरी जगह जाऊंगा वहाँ बैंक। मैंने क्या बोला, आज की डेट में सुविधा वन रूप में होगी ना, एक छत के नीचे आप सक्सेसफुल रहेंगे। एक जगह अकाउंट है, मेरे को एक अकाउंट में जरूरत पड़ी, मैंने ट्रांसफर मार दिया, दूसरे से मार दिया, तीसरे से मार दिया, एक में पैसे ज़्यादा हो गया, दूसरे तीसरे चौथे में मार दिया। बहुत ईजी, बहुत ईजी। एक जगह बैठ के सब काम कर लोगे। नो 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 नो, मैंने कहा ये आपके धंधे के ऊपर है सर। 20 लाख के ऊपर का धंधा है, कैश में तो कोई दिक्कत नहीं, कौन देखता है। चेक में आपको लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, खूब छुपाओ सर, बात छुपाने के लिए खूब छुपाओ, परंतु ये आपके ऊपर है कि मेरा विजन क्या है। जीएसटी तो क्लाइंट दे रहा है सर, जीएसटी तो पार्टी दे रही है सर, हम अपनी जेब से नहीं दे रहे। यस, जीएसटी बिल दो, जीएसटी ला दे। नहीं नहीं, 100%। सर सिनेरियो चेंज हो गया है। जीएसटी जब आया था तब दिक्कत थी, आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है जीएसटी के लिए। वापस मिले ओ, बिल्कुल सब नजर में है। बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है इनकम टैक्स की सब नजर में है। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा ऐड आता है, हम सब देख रहे हैं। देखो क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड है आपने अपने पैसे को कंज्यूम कर लिया, यही ना, खर्च कर लिया। अब आप 5 लाख का रिटर्न भर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट 6 लाख के दिखा रहे हो, 1 लाख कहाँ से आ गए? और फिर दिखा रहे हो कि मेरे पास 20 लाख की एफडीआर भी है, वो कहाँ से आ गई? क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हो। हाँ चलो चलो सर, सर एक बहुत अच्छा डिस्कशन है। माइक ले लो, माइक सर। जैसे अब सर प्लीज, एक ज्वलंत समस्या है, सभी की है। बताओ, खड़े हो बताओ। 10 लाख के क्रेडिट कार्ड मतलब 10 लाख रुपए साल के उसके लिए पसीना है। मेरा 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न में भर रहा हूँ, आशीष जी बोल रहा है, और 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ खर्चे में। साल में एक साल में जब मैं इनकम अपनी 5 लाख बता रहा हूँ तो 10 लाख कहाँ से खर्च कर दिए मैंने? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा ही, कहाँ छूट जाओगे आप? क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम से कम करें, सब रिकॉर्डेड है।
फ़ोन पे से, गूगल से कम उपयोग करें। कैश का ट्रांजेक्शन, देखो गवर्नमेंट कहती है, मोदी जी कहते हैं डिजिटलाइज्ड इंडिया, डिजिटलाइज्ड इंडिया, ये सब पकड़ने के, नेटवर्क में लाने के धंधे हैं। नहीं, आप खुद समझ रहे हैं ना जो मैंने बोला। सर आज के पे चले गया, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सेट करनी है। यस, ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम हो, वो कोई दिक्कत नहीं। आप तो 10-20 रुपए का ट्रांजेक्शन करो, साल में रिटर्न आप 6 लाख का भर रहे हो और 16 लाख का लेन देन हो रहा है, खर्चा, लेन देन नहीं खर्चा, तो भाई कहाँ से ले आए तुम? हाँ तो डायरेक्ट इनकम 5 की दिखा रहे हो, खर्चा 16 का कर रहे हो, तो 11 लाख रुपए तो अनडिस्क्लोज इनकम हो गई। लोन, देखो लोन काय के लिए लिया? ये हाइपो एक्ट में देखो क्या है, बी प्रैक्टिकल, हाइपोथेसिस नहीं। हाँ, लोन काय के लिए लिया होगा? इक्विपमेंट के लिए लिया होगा, दुकान के लिए लिया होगा। ये ले लिए पर्सनल लोन लेके ओके ओके, चलो आपने पर्सनल लोन लिया ब्याज पर चलाने के लिए, 30 रुपये सैकड़े के लिए, तो एक ये मान लेते हैं, ओके। क्या 30 रुपये सैकड़े को आप दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे। एक मिनट रुको, तो मेरे को बोलने दो, फिर बताना, आप खुद ही बोलोगे कि मैं फंस गया। है, आपने 5 लाख का रिटर्न लिया, 10 लाख क्रेडिट कार्ड में दे दिए, 10 लाख का लोन ले लिया, अब लोन चुकाओगे तो वो कहाँ से चुकाओगे? अरे क्रेडिट कार्ड लोन चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? वो तो इनकम दिखाओ, वो कहाँ से दिखाओगे? तो आपने भर दिया तो इनकम होगी तभी तो भरा। टैक्स कहाँ दिया? टैक्स कहाँ दिया? आ जाओ। नहीं तो पकड़े जाएंगे। और भी कोई क्वेश्चन हो? मेरा मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ, नोट कर लो। कभी भी कोई दिक्कत तकलीफ आए आप तो बोलिएगा जीपीएस से बोल रहा हूँ या जीपीसी से बोल रहा हूँ। नहीं, बहुत चीज़ें हैं इसमें। वो पुश्तैनी जमीन है कहाँ? नहीं, शहर के अंदर है, शहर के अंदर है, टैक्स लगेगा। अगर वो कृषि भूमि हो, पर्टिकुलर एरिया के बाहर हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। म्यूनिसिपल एरिया के अंदर है, कृषि भूमि है, टैक्स लगेगा। उसको बचाव के रास्ते हैं, उसके बचाव के रास्ते नहीं। मैं बताऊं, इतने हमारे सभी प्रबुद्धजन हैं, आप लोग हैं, सुनने के लिए आए। जीपीसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा। हमारा धंधा तो कमाने के लिए बहुत है, बहुत घर है। स्टेट बैंक है, LIC है, BSNL है, एसरेक है, 1-1 करोड़ फीस देते हैं। अभी हमारे पास नया ऑडिट आ रहा है HPCL PPCL का। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से शांति से आपने मुझे सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद चंदू भाई साहब का, मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों का।